ठीक है ना। चैनल U2K मीन्स अननोन टू नोन में आप सभी का स्वागत है। हम आज नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। वो भी जो UPSSC द्वारा आयोजित होने वाली एग्जाम लेखपाल टेट आदि में पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम में पहला नंबर होता है एक होल नंबर। होल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसके बाद आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स जिनको प्राकृत संख्याएं बोला जाता है और ये 1, 2, 3 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक होते हैं। इसके बाद तीसरा आता है इंटीजर। इसको हम पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक इसमें निगेटिव 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक सारे नंबर आते हैं। इसके बाद हमारा नंबर आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स इसको हम विषम संख्याएं कहते हैं। ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 etc. इवन नंबर्स स्टार्ट होते हैं 2 से 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc. इसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जो किसी नंबर से डिविजिबल हो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। 4, 6, 9, 12 etc. 7th पे आएगा आपको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सेल्फ और 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। सपोज करिए 2, 3, 5, 7, 11। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है 2, 3, 5, 7 देख रहे हैं। 2 के अलावा सारे ऑड नंबर हैं। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर होता है जो प्राइम होता है और 2 ही स्मॉलेस्ट प्राइम होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है मोस्टली व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आप देख रहे हैं 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसके बाद आता है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब होता है सहअभाज्य संख्याएं। जैसे कि को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनमें 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन ना हो, वो होते हैं को प्राइम। जैसे 4 और 9 ये कंपोजिट नंबर भी होते हैं, लेकिन 4 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है अलावा 1 के, इसलिए ये हो गए आपके को प्राइम नंबर। ऐसे आप लिख सकते हैं 3 और 8, 5 और 11। इसमें कुछ नंबर प्राइम है और कुछ कंपोजिट है, लेकिन जो पेयर दिया गया है 4, 9, 3, 8, 5, 11 ऐसे बहुत सारे, तो ये इनमें कॉमन हमारा 1 आ रहा है, इसलिए ये
को प्राइम नंबर बोले जाते हैं। इसके बाद हमारा नंबर आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जो पेयर में दिए हों, जिनके बीच में कोई और नंबर कंपोजिट ना हो, जैसे 3, 5, 5, 7। ट्विन प्राइम वो नंबर होते हैं जो एक साथ आने वाले प्राइम नंबर हों, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, एक्सेट्रा 17 और 19। इसके बाद आपका नंबर आएगा ट्विन प्राइम हो गया। इसके बाद आता है रियल है, वो आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। रेशनल नंबर कहते हैं, जैसे 1 हो गया आपका, 0 हो गया, 2/3 हो गया, 7/9 हो गया, ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स हो गए। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर, जैसे कि √2, √3, √5 एक्सेट्रा। और यहाँ पर ये ध्यान देना है कि नहीं कि रूट में जो भी नंबर है वो सारा इरेशनल होगा। अब जैसे √9 अगर लिखा है तो ये इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 होती है। √4 अगर लिखा है तो वो इरेशनल नहीं होगा, वो रेशनल हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है अगर इसकी पावर यहाँ 3 लिख दी जाए तो ये अब इरेशनल हो गया। इसी तरह से अगर कोई 16 है, ये वैसे तो रेशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू 4 होती है, बट यहाँ अगर हम इसकी पावर 3 लगा दें तो ये इरेशनल हो गया। इसके बाद आपका आता है वास्तविक संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मतलब ऐसे सारे नंबर जैसे रेशनल और इरेशनल को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो जो नंबर बनता है वो रियल नंबर बोला जाता है। जैसे ये पहले अभी आपने ये देखा होल नंबर और नेचुरल नंबर, इसमें डिफरेंस क्या है कि होल नंबर 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, और सब दोनों ही प्राइम तक रहते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कब आती है, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन एवरेज के टॉपिक में पूछा जाता है। जैसे आपसे अगर पूछ दिया गया पहले 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पहली या प्रथम कह सकते हैं आप, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, और सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसमें ध्यान रखने की यही बात होती है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 नंबर्स हो गए। और प्रथम 10 संख्याओं में हमें, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में जो हम लिखेंगे 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें अब ये 10 हुए हैं। आप देखिएगा अगर इन दोनों हमें औसत ज्ञात करना है तो इसका ये बहुत आसान सा एक तरीका होता है, जिसे ये 10 पूर्ण संख्या है, इसमें की 4 अलग कर दें हम और लास्ट की 4 अलग कर दें।
अब बीच में हमारे दो नंबर बचते हैं 4 और 5। तो 4 और 5 के ठीक बीच में आने वाला जो नंबर होगा वही हमारा औसत हो जाएगा। इसको हम ऐसे ही पता कर सकते हैं 4 + 5/2, तो ये हो जाएगा 9/2 = 4/5। और जब इसमें आते हैं तो फर्स्ट 4 अलग कर दिए, लास्ट 4 अलग कर दिए, यहाँ पर क्या हो गया 5 और 6। तो इसका जो एवरेज हम निकालेंगे तो 5 + 6/2 11/2 = 5.5। तो दोनों के डिफरेंस आंसर आ रहे हैं। तो बस यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पूर्ण संख्याओं में 0 से स्टार्ट करेंगे और प्राकृत संख्याओं में 1 से। अच्छा, इसके अलावा अगर इसमें आप 10 की जगह 9 ले लें, 8 नंबर ले लें, 9 ले लें या 11 ले लें, जैसे यहाँ 9 ले लिया और यहाँ 11 ले लिया, तो ये नंबर अब इतने हो जाएंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं को औसत ज्ञात करना है, 8 नंबर्स दिए हैं 9 और यहाँ 9, यहाँ पर 11, तो ये बहुत आसान होता है। इधर 4 आपने अलग कर दिए, इधर 4 अलग कर दिए, मिड में कितना आ रहा है 4, तो बस यही औसत हो जाएगा। जैसे प्रथम या फर्स्ट 9 होल नंबर का एवरेज फाइंड करना है तो 0 1 2 3 4 5 8 तक नंबर आए, तो इसमें मिड का नंबर होता है वही एवरेज हो जाता है। अब जैसे इसमें 11 तक नंबर है, तो 11 जब टोटल नंबर है 1 से 11 तक, तो 5 हम शुरू के हटा देते हैं, 5 लास्ट के हटा देते हैं, ये हो रही है। तो मिड में हमारा क्या आया 6, तो ये औसत हो गया। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि नंबर आ जाते हैं, जैसे अभी बताया गया विषम संख्याओं के बारे में। अब विषम संख्याओं का योग करने के लिए बोल दिया 1 3 5 7 डॉट 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 करके आपको बोल दिया, सपोज करो 49 या 99 39 कुछ भी। अब इनका टोटल पता करना है हमको 1 3 5 7 99, या ये बोल दिया गया 1 से लेके 99 या 1 से लेके 99 तक के ऑड नंबर का सम क्या होगा। तो इसके लिए बड़ा आसान सा ये तरीका है कि हमें बस सिर्फ इतना ध्यान देना है कि 1 से और 99 तक हमारे नंबर कितने हुए। तो 1 से लेके 99 तक 50 ऑड नंबर होंगे। अब इसको पता करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 फर्स्ट नंबर 99 लास्ट नंबर, तो 99 + 1/2 = 50 हो जाएगा। तो 1 3 5 7 से लेके 99 तक का जो हमारा सम होगा वो आपको कुछ नहीं करना है, जो 50 नंबर्स आए हैं इनका स्क्वायर कर देना है। तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, मतलब 1 से लेके 99 तक के या 1 से 99 तक के ऑड नंबर का सम हमारा 2500 हुआ। इसमें सिर्फ आपको इतना देखना होता है कि कितने ऑड नंबर का सम पूछा गया है और जितने भी ऑड नंबर है उसका हमें स्क्वायर कर देना है। ठीक इसी प्रकार से कभी कभी पूछ देते हैं कि 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करके 100 तक का अगर पूछ दिया गया हमें, देखिए 1 से 100 तक में 50 ऑड नंबर होते हैं, 50 इवन नंबर होते हैं, क्योंकि एक इवन एक ऑड, इसके बाद एक इवन एक ऑड ऐसे चलता है। तो 2 से 100 तक भी 50 नंबर ही होंगे। तो इसका सम पता करने के लिए, इवन नंबर का सम पता करने के लिए n × n + 1 कर देते हैं। 50 नंबर है तो 51 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2550 हो गया। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, n² + n कर दें। जैसे अभी 1 से 99 तक का ऑड नंबर का सम आया था 2500 और नंबर हमारे कितने थे 50, तो 2 से लेके 100 तक के इवन नंबर का सम हमारा हो जाएगा 2500 + 50, 2550। और अगर वैसे नंबर दिए हैं 1 + 2 + 3 + 4 सीधे सीधे सारे जितने नंबर दिए हैं,
तो उसके लिए तो आपको AP में एक फार्मूला होता है, पता होगा, n+1/2। अगर सपोज करो यहाँ तक हमें 50 तक के नंबर का सम पता करना है, 1 से लेके 50 तक के नंबर का सम, तो n हमारा क्या हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 51/2, ये आ गया 25, ये हो गया 1275, 25 × 51। इसी तरह से अगर नंबर हमारे दिए हैं स्क्वायर में, स्क्वायर का सम अगर पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके 50 तक दे दिया गया। अब इनका सम फाइंड करना है हमको, तो इसके लिए रहता है n+1 2n+1/6। n कितना है 50, ये हो जाएगा आपका 51, और ये हो जाएगा 101। यहाँ पर ये देखिए जो दो नंबर आते हैं इनका सम इसके इक्वल होता है, ये 50, ये 51 और ये 101 हो गया। अगर हम 50 और 51 को प्लस करेंगे तो 101 हो जाएगा अपॉन 6। इसको हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ गया, फिर इसको रिप्लेस कर लेंगे, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 425 हो जाएगा, और इंटू 101 करेंगे। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 425 का और 101 का, ये आ जाएगा। इसके लिए आप सीधा सा इसे कर सकते हैं, 101 है तो अगर 100 से करेंगे तो 42,500 हो गया, और 425 उसमें और हम प्लस कर दें, 42,925। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे 50 तक। अलग इतना लंबा पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको ये फार्मूले में अगर पुट कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद अगर कभी कभी क्वेश्चन को ऐसा लिख देते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस ऐसे करके मान लीजिए यहाँ तक लिख दिया आपका 50 का स्क्वायर। तो इसके जो पहले का क्वेश्चन था और इसमें थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं। इसमें आप 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें, जब 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक आ जाएगा 25 के स्क्वायर तक आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ये 4 आ गया, और ये होगा 1 से लेकर 25 तक नंबर होगा। तो अब इसमें n कितना हो गया, वही फार्मूला हमें यूज कर देना है, n+1 और 2n+1/6। इसमें हो जाएगा 4 × 25, 26, 51/6। 21 ये 25 ये 26, और ये इन दोनों के सम के बराबर होता है, चाहे आप वैसे भी करके देख सकते हैं। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आ गया 3, इसको हम कर सकते हैं, ये हो गया 17। अब इनका हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 × 25 50 × 26 × 17, तो ये हो गया आपका 1300, और ये हो गया 17, ये आ जाएगा 22100। इसी प्रकार से ये तो स्क्वायर का हो गया। यहाँ पर एक कभी कभी क्यूब का भी क्यूब दिया जाता है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब
मान लीजिए 20 कर, ठीक है। इसके लिए ये होता है फॉर्मूला m प्लस का होल स्क्वायर। जैसे 1 से 20 तक कितने नंबर होंगे? 20। तो ये हो गया 20 और ये 21/2 10। हाँ, अभी आपको क्या कह रहा था, इसमें होता है n प्लस 1 होल अपॉन 2 और होल स्क्वायर। यहाँ नंबर कितने होंगे आपके? 20 और ये हो जाएगा 21/2 होल स्क्वायर। इससे कैसे किया? 10, ये हो गया 210 का स्क्वायर। 21 के स्क्वायर 441 और डबल अच्छा, आपको बता दें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये एक ही बिंदु को निकल होता है, तो उसके बिंदु डालने हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी कुछ उसमें नया देखने को आपको मिलेगा। जैसे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 और अब तो बुक में 7 का आने लगा है। ये तो अधिकतर बुक्स में या अधिकतर अपनी क्लासों में पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको कुछ ऐसे नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया जाएगा जो शायद आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। तो जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 2 मतलब 2 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, ऑल इवन नंबर, ऑल इवन नंबर मतलब सारे के सारे जितने भी सम संख्याएं होती है वो 2 से डिवाइड होती है। इसके बाद आता है बाई 3। तो इसमें होता है डिविजिबिलिटी बाई 3। तो सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स, सपोज करिए आपका ऐसी कोई संख्या दी है, ठीक है। अब ये नंबर जो दिए इनका हम सम करेंगे, 3, 5, 8, 7, 15, 5, 20 और 4, 24 आ गया। इनका आपको सम कर दिया आपने बाद में, कितना आ गया? 24। तो आप चेक कर सकते हैं, 2 डिजिट के नंबर है 24, अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ये नंबर पूरा का पूरा 35,754 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 24 इनका सम आया वो 3 से डिवाइड है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाई 4। तो इसमें हम सिर्फ इतना देखते हैं, हाँ ये और देखना है, जैसे अभी 2 का नियम बताया गया कि सारे इवन नंबर। अब आ गया 4 का, तो 4 भी हमें पता है कि इवन नंबर होता है, ठीक है। तो इवन नंबर से इवन नंबर ही डिवाइड होते हैं, इतना तो हमें ध्यान रखना ही है। इवन नंबर से हमेशा इवन नंबर ही डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन वही है, जो इवन नंबर है वो इवन होना चाहिए। इसके बाद
जो लास्ट 2 डिजिट से नंबर फॉर्म होगा, लास्ट 2 डिजिट्स से बनने वाला नंबर अगर 4 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे हम ले लेते हैं 9, 3, 5, 3, 6, तो हमको सिर्फ ये देखना है वंस और टेंस को मिलाकर बनने वाला नंबर हमारा यहाँ 36 है। 36 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये पूरा जो आपका नंबर दिया 93,536, या इसके नाम आगे आप कितने भी डिजिट और बढ़ा दें तो ये नंबर जो है हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5। बहुत आसान होता है ये, इसमें यूनिट प्लेस पर गिवन नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 और 5 गिवन जो भी नंबर दिया है, जैसे 3, 6, 7, 8, 5, ये आपका 5 आ गया, या 7, 9, 3, 4, 2, 0, ये 0 आ गया। यूनिट प्लेस मतलब इकाई के स्थान पर अगर 0 और 5 आएगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब आता है 6, तो 6 के लिए नंबर इवन होना चाहिए, अभी बताया गया आपको, और 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि यही अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया था आपको 3, 5, 7, 5, 4, तो ये नंबर जो है आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक तो ये इवन है तो 2 से हो गया, और इनका सम हमारा 24 आया तो ये 3 से भी डिवाइड हो गया। तो ऐसे नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं वो 6 से भी डिवाइड होता है। अब डिविजिबिलिटी आती है 7 की। 7 में ये रहता है, जैसे कोई भी नंबर दिया है, जैसे आपने ले लिया 147, या आपने ले लिया 343, तो इसमें यूनिट प्लेस का नंबर आप चेक करते हैं। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है, तो इसको हम कुछ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया 14। जो यूनिट प्लेस का नंबर है या इकाई के स्थान पर जो नंबर आया है उसका हम दुगना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, ये आ गया 14। और फिर जो ये रिमेनिंग नंबर आपका बचा है 14, इसमें इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे या माइनस कर देंगे तो 0 आ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जब इसका हम डबल करेंगे तो 6 हो गया। अब यहाँ पर रिमेनिंग नंबर हमारा जो शेष बचा हुआ नंबर है वो 34, इसमें से हम 6 माइनस करेंगे तो ये आ गया 28। रिमाइंडर हमें ये चेक करना होता है कि जो घटाने के बाद बच रहा है, यहाँ पर 0 बच रहा है, यहाँ पर 28 बच रहा है। तो हम ध्यान देना है ये कि यूनिट प्लेस के नंबर का डबल करके जो दूसरा जो शेष नंबर बचा उसे माइनस कर दें। अगर डिफरेंस 0 या 7 का मल्टीपल आ रहा है, 0 या 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल का मतलब 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है। अब इसके बाद आता है 8 का, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। तो 8 इवन नंबर है, तो गिवन नंबर जो है वो इवन होना चाहिए। इवन नंबर हमारा क्या होना चाहिए? इवन, और दूसरा साथ में उसके आखिरी के 3 अंक, यानी कि 1, 10, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 अंकों से बनने वाली जो संख्या है ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तभी ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो इसको अगर हम देखते हैं 8 से अगर डिवाइड करें 5 बार में 40 और फिर बचा 32, 8 4 जा, यानी 8 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 54 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या आपकी है 3,71,432 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद नंबर आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 और 3 में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। इवन नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो 3 से डिविजिबल होता है,
और गिवन नंबर का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। गिवन नंबर का सम मतलब जो नंबर गिवन है उसके डिजिट का सम, जितने भी डिजिट हैं, जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा 3, 7, 10, 1, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20। ये अगर 20 हो रहा है तो ये 9 से नहीं डिवाइड होगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे और लिख दें इसके साथ में 7, तो अब इसका सम कितना हो जाएगा 27। तो 27 अगर हो गया तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद 10, तो 10 में तो कुछ रहती नहीं, सभी को पता रहता है कि इसका यूनिट प्लेस का नंबर मतलब इकाई का जो अंक है वो 0 होना चाहिए, तभी वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। इसके बाद अब आता है 11 का, डिविजिबिलिटी बाई 11। तो इसमें ये रहता है जैसे कोई नंबर गिवन है आपका 7, 6, 8, 5, 9, 8, 3, 1, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इसमें आप नंबरिंग कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो 8 प्लेस पर नंबर आए उनको एक साथ ऐड कर लें 1, 8, 5, 7। और जो इवन पर आए हैं 3, 4, 6, 8। तो अब पहले हम ऑड वाले अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1 + 8 + 5 + 6। ठीक है, ये आ गया 20। अब ये हो गया 3 + 9 12, 8 20, और ये हो गया 27। 3 + 9 + 6 + 7 27। अब इन दोनों को हम डिफरेंस पता करते हैं तो ये हो गया 7। तो ये नंबर 11 से डिवाइड 3 + 9 + 8 + 7 27। अब यहाँ पर डिफरेंस हमारा 7 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डिफरेंस 7 आ रहा है और डिफरेंस हमारा अगर 0 या 11 का मल्टीपल आएगा तभी वो नंबर हमारा डिवाइड होगा। सपोज करो हमने यहाँ 7 और लिख दिया, अभी हमारी जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगी। ऐसे अगर लिख लिया तो अभी हमारे नंबर कितने हो गए 9। अब देखते हैं तो ये 7, 3, 9, 8, 7। जब नंबर कितने हो गए 10, तो ये नंबरिंग यहाँ कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको अगर हम ऐड करें जो 8 प्लेस पे आए 7 1 8 8 16 5 21 और 6 27। और जो इवन प्लेस पर आ रहे हैं 0 + 3 3 9 12 और 8 20 और 7 27। जो 8 प्लेस पर आ रहे हैं नंबर हमारे वो कौन कौन है 7 + 1 + 5 + 5 + 9। 7 8 13 18। तो ये डिविजिबल बाई 11, इसमें जैसे नंबर दिया 7 6 8 5 9 8 3 1 0 7,
इसमें पहले हम इसको ऑड प्लेस और इवन प्लेस में डिवाइड कर देते हैं। पहले वाला 1 3 ऐसे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर ली। इसके बाद जो ऑड प्लेस पर नंबर आए उनका सम कर लेते हैं और जो इवन प्लेस पर नंबर आए हैं उनका सम कर लिया। इसके बाद दो नंबर के सम का डिफरेंट अगर 0 या मल्टीपल्स ऑफ 11 के मल्टीपल्स आ रहा है तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाई 12। डिविजिबिलिटी बाई 12 तो 12 में वही रहता है कि कोई इवन नंबर हो और 3 4 से डिवाइड हो। 12 के फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 into 4। तो 3 से डिवाइड हो और 4 से डिवाइड हो तभी वो नंबर 12 से डिवाइड होगा। जैसे कि सपोज करो आप ले सकते हैं 372। तो हम पहले चेक करेंगे 3 का, तो नंबर का सम कितना हुआ हमारा 12। ये जो डिजिट है 372 अगर हम इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 3 से डिवाइड होता है तो ये 372 है 3 से हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड होने के लिए ये प्रॉपर्टी होती है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है इससे जो संख्या बन रही है हमारी वो है 72। तो ये 72 4 से डिविजिबल है 18 बार में। मतलब ये जो नंबर आपका दिया अब इसके आगे कुछ भी लिखा हो ऐसे करके 6 5 और कितने भी डिजिट आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है और पूरा नंबर अगर हमारा 3 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड होने के लिए हमें ये भी देखना है कि वो नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे ऐसे लिख दिया 3 5 7 7 2 तो अब अगर हम 3 चेक करेंगे तो ये 24 आ रहा है। 24 3 से डिवाइड होता है और 72 24 3 से डिवाइड होता है 72 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो नंबर है पूरा का पूरा 12 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाई 13। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बुक्स में नहीं दी होती है रिजल्ट। ये 12 तक जो आपने पढ़े हैं अभी तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये तो बुक्स में दिए रहते हैं। 13 की 17 की 19 की इसके जो ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। उसको ध्यान से देखिए। जैसे कोई नंबर अगर आपका है सपोज करो आपने ले लिया 182, ठीक है। आपको करना क्या है इस नंबर को छोड़ देना है यूनिट प्लेस के नंबर को, ठीक। जो रिमेनिंग नंबर बचा है ये शेष नंबर कितना बचा हमारा जो शेष संख्या है 18 या 18 तो इसको मल्टीप्लाई 3 से करते हैं। ये आपका आ जाएगा 54 ही तो आएगा। अब ये जो इकाई का अंक था या यूनिट प्लेस था इसको माइनस कर दें, क्या हो गया 52। अब आप चेक करें 52 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये हो गया तो इसका मतलब ये 182 भी 13 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसको फिर छोड़ दीजिए 2 को और 5 को मल्टीप्लाई 3 से कर लें कितना आ जाएगा 15 और ये इकाई का अंक माइनस कर दें तो क्या हो गया 13। अब तो क्लियर बिल्कुल हो गया कि 13 से 13 डिवाइड हो जाएगा। ठीक ऐसे ही ये बुक में तो मिल जाएगा आपको डिविजिबिलिटी आप किसकी 14 की। 14 में क्या होगा 2 और 7 से हो जाए। 15 में क्या होगा 3 और 5 से हो जाए, ठीक है। अब 16 तो रहते ही है 8 और 2 जो भी उससे हो जाए। अब इसके बाद जैसे आता है डिविजिबिलिटी बाई 17, ये वाला भी नहीं मिलेगा आपको। 17 अब इसे मान लो कोई नंबर आपका दिया है 289 289
इसमें जो ये नंबर है यूनिट प्लेस का, डिविजिबिलिटी बाई 17 में यूनिट प्लेस के नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 5 का कितना हो गया 45, और जो इधर बचा हुआ नंबर कितना है 28, इसको हम माइनस करते हैं, क्या आ गया 17। ये 17 से डिविजिबल है या नहीं, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, जो 289 था वो आपका 17 से डिवाइड हो गया। अच्छा इसमें और देखिए, इसमें डबल रूल लग जाता है 17 में। डबल रूल कैसे लग जाता है, अब जैसे कि अभी क्या बताया गया आपको, यूनिट प्लेस में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 45 आया, और जो बचा हुआ नंबर है हमारा 28, उसको 45 से माइनस कर दिया। अगर वो 0 या 17 का मल्टीपल है तो 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो हमने चेक कर लिया, लेकिन दूसरा नंबर क्या, जैसे इसमें कोई आपने नंबर लिख लिया, मान लीजिए ऐसा कोई नंबर, इसमें भी वही लागू हो जाएगा, लेकिन ये जैसे कि ये नंबर दिया, अभी तो हमने यूनिट प्लेस बताया था, अब यूनिट प्लेस को छोड़ देते हैं, इसको हटा दिया। अब ये जो नंबर बचा है, ये कितना बचा है 15, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 15 इंटू 7 क्या हो गया 105। अब इसको इसमें माइनस करते हैं, 3 क्या आ गया 102। आप देखेंगे 17 से 102 6 बार में डिविजिबल है, तो ये जो 153 है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें दो इकाई के नंबर को 5 से गुणा करें और बचे हुए नंबर से माइनस करते हैं, या इकाई के अंक के अलावा जो नंबर है उसको 7 से मल्टीप्लाई करें और इकाई के नंबर को माइनस कर लें। अगर वो 7 का मल्टीपल या 0 आ रहा है तो वो इससे डिविजिबल हो जाएगा। अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 19। डिविजिबिलिटी बाय 19, तो ये भी हमें लगता है बड़ा आसान सा लगता है। जैसे कुछ भी नंबर ले लिए आप, जैसे ये आपने, ठीक है 171, इसका दुगना कर दीजिए, इकाई के अंक का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ गया 2, और जो बचा हुआ नंबर है 17 उसमें इस 2 को प्लस कर दें। अभी तक अधिकतर रूल में माइनस किया जा रहा था, इसमें बस ध्यान रखना है 19 वाले में इकाई के अंक को 2 से मल्टीप्लाई किया या दुगना कर दिया, 2 आ गया, और जो बचा हुआ नंबर है उसमें ये 2 प्लस कर दिया, तो देख रहे हैं उसके बाद कि वो अगर 19 का मल्टीपल है तो वो 90 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे और कोई एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए और बड़ा ले लें 361, तो इसमें क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें या डबल करें तो 2 हो गया। अब इस 36 में आप 2 प्लस कर दो, कितना हो गया 38। 38 90 से डिविजिबल है ना, तो पूरा नंबर 90 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से और अगर कोई आप बड़े नंबर लेना चाहें, जैसे ले लिया आपने 419, ठीक है 419 ले लिया, तो ये क्या नहीं 4919 नहीं होता, 399 जैसे ले लिया आपने, ठीक। तो इसका हम डबल करेंगे 18 हो जाएगा, 18 इसमें प्लस कर लेंगे 57 हो जाएगा, 93 जब 57 होगा। तो ये थे कुछ ऐसे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो आपकी बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो 13, 17, 19 इनको अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। अब इस नंबर सिस्टम से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसे लिखा है कि किसी संख्या को 296 से 296 से भाग देने पर किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष
75 बचता है तो उसी संख्या को 37 से भाग करने पर 37 से भाग करने पर शेष फल क्या होगा। क्वेश्चन हमारा किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 बचता है तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमको संख्या पता ही नहीं है, सिर्फ ये पता है कि 296 से उस संख्या को भाग करना है और हमें शेष पता है कि 75 आता है। तो अब हमें सिर्फ इतना करना होता है, क्वेश्चन में क्या संख्या हमें उसको पता करने की जरूरत नहीं रहती, हम सिर्फ इस पर फोकस करते हैं कि हमारा पहले शेष क्या बच रहा था 75। अब पहले किससे भाग किया था इसको भी छोड़ देते हैं, इससे भी हमें कोई लेना नहीं होता है। अब ये पूछा गया है कि हमें भाग करना किससे है 37 से, तो इसी को ले लेते हैं इस 37 से और जो पहले का शेष बढ़ता है इसको डिवाइड कर देते हैं। 37 से अगर आप 75 को डिवाइड करोगे तो 37 दूना 74 क्या बच गया 1, तो यही आपका आंसर हो गया। ये पूरा क्वेश्चन करने के लिए जब आपको क्या करना है, ना आपको संख्या पता करनी है ना 296 या 296 को कुछ उसमें यूज है, जो पहले शेष बच रहा था और आप जिससे डिवाइड करना है, तो आप जिससे डिवाइड करना है उससे हम जो पहले वाला शेष है उसको डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा शेष से रिमाइंडर आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और अधिकतर जो क्वेश्चन इसमें कभी भी पूछे जाते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं, बार लगा होता कहीं, जैसे आपने ये ले लिया 5 बार लगा दिया तो इसको जानते हैं, सिर्फ ये करते हैं 5 माइनस 0 जो ये पहले है, और यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 आप लिख ले, एक नंबर है तो यहाँ 10 हो गया और ये बीच में माइनस रहता है, और ऐसी एक और नंबर यहाँ बचे नहीं है जिस पे बार ना लगाओ कि 1 ही रहेगा। ये अब क्या हो गया आपका 5/9। अगर कोई नंबर आपका ऐसा है जैसे कि इस तरह का लिखा हुआ है, ये तो हमने बताया था देखिए ये क्वेश्चन है, किसी संख्या को 296 से डिवाइड करने पर शेष 75 बचता है, तो उसी संख्या को अगर हम 37 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आपको सिर्फ ये शेष देखना है और नई संख्या जिससे आपको डिवाइड करना है, इन्हीं प्रकरणों को ध्यान रखते हैं। तो जो पहले शेष बचा था उसको अब 37 से हम भाग कर देंगे, तो 37 से जब हमने भाग किया 2 बार में 74 आएगा, शेष 1 बचा, तो हमारा यही उत्तर हो गया। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हर क्वेश्चन में आपको यही प्रक्रिया करनी है, ठीक है ना। अब ये देखते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर होता है। जैसे कोई संख्या दी है और इसमें पूछते हैं किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछ लेते हैं, या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर पूछ लिया गया, या उसका योग पूछ लिया गया। समझ लो इसमें बोल दिया गया कि 5 का फेस वैल्यू और 5 की प्लेस वैल्यू का अंतर बताइए, या 5 का जो हमारा स्थानीय मान है इसको बोलते हैं, प्लेस वैल्यू को बोला जाता है स्थानीय मान, हाँ कंफ्यूजन ना हो, और फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान। हिंदी में भी इसको ध्यान रखें, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा जाएगा स्थानीय मान और जातीय मान। तो जैसे अगर 5 का स्थानीय मान पूछा गया तो ये कितना हो गया, जैसे 5 लिख लिया और ये 5 के बाद कितनी संख्या है 3, तो 3 तीनों यहाँ लगा दीजिए, यानी 5000। आपको ऐसे भी कर देंगे इकाई, सैकड़ा, हजार,
तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 5000। और अगर पूछा जाए 5 का जातीय मान, जो फेस वैल्यू होती है वो कभी चेंज नहीं होती है, चाहे किस प्लेस पर हो। आप चाहे वो इकाई की स्थान को, चाहे दायिक, चाहे सैकड़ा, चाहे हजार पर, चाहे लाख पर, वो वही रहता है। तो फेस वैल्यू हो गई 5000, सॉरी स्थानीय मान हो गया 5000 और जातीय मान हो गया 5। अब इसका अंतर पूछा गया तो बता देंगे, और अगर इसका योग पूछा गया तो जोड़ देंगे, और एक केवल स्थानीय मान या जातीय मान पूछा गया तो बस इतना ही हो जाएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए आपको, तो बस यही कॉन्सेप्ट रखना है आपको, स्थानीय मान ध्यान रखना है। या तो आप गिन ले इकाई, सैकड़ा, हजार, 5000, और जब अगर ये नहीं है तो जो जिस भी अंक का पूछा गया है वो अंक लिख के और उसकी दाहिनी तरफ जितने भी अंक है उतने शून्य लगा दें, तो वो हो जाता है आपका स्थानीय मान। ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन अधिकतर इसमें पूछा जाता है, ऐसे करके लिख दिया गया, मान लीजिए 768 इंटू 768 इंटू 768 प्लस 232 इंटू 232 इंटू 232 अपान में लिखा जाएगा 768 इंटू 768 माइनस 768 इंटू 232 प्लस 232 इंटू 232। या तो ऐसे क्वेश्चन आपका लिखा होगा, या इन दोनों की जगह पर ऐसे लिख देंगे 762 का स्क्वायर, ये आपका ऐसे ही रहेगा, और इस जगह पर लिख देंगे 232 का स्क्वायर। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, पहला तो ऐसे ही लिखा होगा, या पहले वाले को आपको बहुत ज्यादा चेंज करके लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे 768 का क्यूब प्लस 232 का, इस फॉर्म में लिखा हुआ क्वेश्चन, या फिर इस फॉर्म में लिखा होगा। मतलब ऊपर ऐसे लिखा है तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है, नीचे ऐसे लिखा है तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है। ये नंबर बिल्कुल सेम रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नंबर है, ना स्क्वायर हो सकता है ना क्यूब हो सकता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ये ध्यान देना है, ये निशान आपको बस देखना है, ये क्या है? प्लस। अगर ये प्लस लगाया तो आप इन दो नंबर को केवल प्लस करते हैं, 768 और प्लस 232, ये 1000 हो जाएगा, और यही आंसर होता है आपका। अगर इस जगह पर यहाँ माइनस लगा है तो इस जगह पर आपका प्लस लगा होगा, यहाँ पर अगर माइनस आया है तो यहाँ प्लस होगा। तो आपको ऊपर के हिसाब से काम करना है, यहाँ अगर माइनस है तो इस 768 को माइनस कर देंगे, 768 से 232 को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 536। एक इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, एक नंबर सिस्टम चैप्टर में आता है, हालांकि इसमें आइडेंटिटी का यूज होता है अलजेब्रा का, लेकिन क्वेश्चन ये आता है जब आपका नंबर सिस्टम से ही। ये ध्यान रखिएगा, जब भी 3 बार कोई नंबर दिया हो या ग्रुप दिया हो, और उसके बाद भी 3 बार मल्टीप्लाई में या ग्रुप दिया हो, तो उसमें बस यही फोकस करते हैं, वो प्लस है और नीचे माइनस है, तो अगर ऊपर प्लस लगा तो दोनों नंबर को, जो डिफरेंट टाइप के दोनों नंबर है उनको प्लस कर देंगे, और अगर माइनस लगा है तो उनको माइनस कर देंगे, वही आपका आंसर होता है। ठीक है। इससे और एक मिलता जुलता ऐसा क्वेश्चन लिखा होता है, जैसे कहीं पर उन्होंने लिख दिया, मान लीजिए 72 प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस, जब प्लस 72 माइनस 28 का ठीक है। इसी से मिलता जुलता और ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जाता है 72 प्लस 28 का होल स्क्वायर प्लस 72 माइनस 28 का होल स्क्वायर। ठीक है। अपान लिख देंगे 72 इंटू 72 और प्लस 28 इंटू 28। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 72 प्लस 28 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस 72 माइनस 28 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया 72 इंटू 72, या इसको आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है क्वेश्चन ये,
और यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, या तो ये अलग अलग लिखेंगे या स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा जब क्वेश्चन कर दीजिए होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, बस अंतर क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर बीच में प्लस है। तो इसमें कुछ डी करने से पहले आपको सिर्फ इतना देख लें कि ये नंबर दोनों सेम है, जो यहाँ है वही यहाँ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 2 आता है। अब क्यों, अगर मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ आएगा, तो इसका प्लस 2ab इसका माइनस 2ab पहले से ही कैंसिल हो गया। अब 72 स्क्वायर ये 72 स्क्वायर ये, तो ये 2 बार आते हैं, और 22 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर ये भी 2 बार आ गया, तो ऊपर 2 कॉमन मिल जाएगा आपका, तो बचेगा जो ब्रैकेट में वो 72 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। तो ये सॉल्व होकर जो करेंगे तो जो कॉमन वैल्यू बचा था वही हमारा आ जाएगा। और अगर ऐसे लिखा है आपका नंबर, यही क्वेश्चन अगर आप देख लें 72 प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस 72 माइनस 28 का होल स्क्वायर अपॉन 72 इंटू 28। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन लिखा है तो आपका आंसर आता है 4, क्योंकि ये जब माइनस है तो ये प्लस 2ab और यहाँ का प्लस 2ab, बस यही 2 बचेंगे आपके। 4ab और अपान में लिखा है ab, 4ab अपान ab 4 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको आप ऐसे चाहे देख लें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है 2। ठीक है, और ये आपका जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ab, तो ये इक्वल टू होता है 4। तो ये क्यूब और होल स्क्वायर के 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसको पूरा कैलकुलेशन करने में समय आप वेस्ट ना करें, इस तरह से ही इसको कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें बची है, और इसके लिए प्रैक्टिस सीट जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। उसको अगर आप करेंगे तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।